हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोन चैप्टर का कुछ पार्ट रिमेनिंग रह गया था, तो उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपना जो अगला टॉपिक है कि स्टोन को हम कैसे निकालते हैं। जो नेचुरल राख होती है ना, नेचुरल राख होती है, उस राख से हम स्टोन कैसे निकालते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अच्छे से हम देख लेते हैं। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी है और अपना एंड्रॉयड ऐप भी है कॉन्सेप्ट डिकोडर का, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई भी आपकी इंक्वायरी है, कोई मन में सवाल है रिलेटेड टू कोर्स, चाहे गेट का हो, ईएफई का हो, एफएससी जेई का हो, या फिर कोई सब्जेक्ट आपको लेना है, तो 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन का मतलब क्या होता है। क्वेरिंग ऑफ स्टोन का मतलब ये होता है कि नेचुरल जो राख होती है, जो चट्टान होती है, उससे हम स्टोन को कैसे निकालते हैं। क्योंकि राख का फॉर्मेशन तो हो गया इग्नियस राख, सेडिमेंट्री राख, मेटामॉर्फिक राख। अब उस राख से हमें फाइनली क्या निकालना है, स्टोन निकालना है। तो स्टोन कैसे निकालेंगे। क्वेरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग स्टोन फ्रॉम द नेचुरल राख या राख सरफेस। जो नेचुरल राख होती है, चट्टानें होती हैं, उससे पत्थर को निकालना यानी स्टोन को निकालना ही क्या होता है, क्वेरिंग होता है। उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें, जैसे आपका डीपर हो गया, जंपर हो गया। तो डीपर का कहाँ उपयोग करते हैं, जैसे आपके ये चट्टानें हैं, इस चट्टान में हमें होल करना है, ड्रिल करना है, उसके लिए डीपर का यूज करते हैं। जंपर होता है, जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो हमें एक्सप्लोजिव मटेरियल डालना होता है, विस्फोटक पदार्थ, उसके लिए होल करके डालना पड़ता है। तो जंपर से होल करते हैं, किससे, जंपर से। इसके अलावा आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो क्वेरिंग में हेल्पफुल होते हैं, प्राइमिंग नीडल है, स्क्रैपिंग स्पून है, टेम्पिंग बार है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से कौन से इंस्ट्रूमेंट क्वेरिंग ऑफ स्टोन में काम नहीं आते हैं या फिर काम आते हैं। तो 5 इंस्ट्रूमेंट के नाम याद रखिए, मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, क्वेरिंग करते हैं, स्टोन को निकालते हैं नेचुरल रॉक से। तो हमारे पास 5 तरीके होते हैं। पहला होता है डिगिंग या फिर एक्सकवेटिंग, दूसरा होता है वेजिंग, तीसरा होता है हीटिंग, और आपका 4th नंबर का होता है ब्लास्टिंग। डिगिंग या फिर एक्सकवेटिंग का मतलब यह है कि चट्टान की खुदाई करते हैं। चट्टान की खुदाई कैसे करते हैं आपको मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीके से जेसीबी मशीन है यहाँ पास, ये आपके नेचुरल रॉक है जहाँ से स्टोन को निकाला जा रहा है, ठीक है। फिर इसकी हम ड्रेसिंग करके एक अच्छे शेप एंड साइज में बना लेंगे, जब अपन कंस्ट्रक्शन पर्पज में काम लाएंगे। तो डिगिंग या एक्सकवेटिंग कब करते हैं, ये मेथड कब यूजफुल होती है। ये मेथड यूजफुल तब होती है व्हेन सॉफ्ट स्टोन अकर एट लो लेवल इन द ग्राउंड। यदि सॉफ्ट स्टोन लो लेवल इन द ग्राउंड में है तो हम क्या करते हैं, डिगिंग या फिर एक्सकवेटिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो स्टोन है ग्राउंड के बहुत डेप्थ में नहीं है, ग्राउंड के ऊपरी लेवल पे ही है, उस केस में अपन डिगिंग या फिर एक्सकवेटिंग करते हैं। डिगिंग में क्या करते हैं, हमारे पास मशीन होती है, विद द हेल्प ऑफ दैट मशीन हम क्या करते हैं, स्टोन को निकालते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि डिगिंग या फिर एक्सकवेटिंग कब करते हैं, जब सॉफ्ट स्टोन लो लेवल इन द ग्राउंड में आकर होते हैं, या फिर उस केस में अपन डिगिंग या फिर एक्सकवेटिंग करते हैं। हीटिंग कब करते हैं भैया, हीटिंग भी तो एक प्रोसेस है ना, एक मेथड है क्वेरिंग का। हीटिंग तब करते हैं जब जो चट्टानें होती हैं ना, चट्टानों का फॉर्मेशन कैसा, हॉरिजॉन्टल लेयर में हो, फैलो डेप्थ में। देखो जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वो कैसे बनती है, सेडिमेंट्री रॉक डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक यानी इग्नियस रॉक से बनती है। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है। स्ट्रेटिफाइड रॉक से हमें स्टोन निकालना तो क्या करेंगे, हम हीटिंग करते हैं जनरली। तो लिखा हुआ है दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द रॉक फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स एट शैलो डेप्थ। इसमें क्या करते हैं हम, क्या जो टॉप सरफेस होता है ना चट्टान का, उसको गर्म कर देते हैं, आग लगा देते हैं। आग लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें अनइक्वल एक्सपांशन होती है, इसमें फैलाव होता है, जिससे उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। डायग्राम में देखिए ये आपकी चट्टानें हैं, ये चट्टानें हैं, हॉरिजॉन्टल लेयर में कंसिस्टेड है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ लकड़ी रखे और हमने आग लगा दी। आग लगाने से क्या होगा, इसमें एक्सपांशन होगा, अनइक्वल एक्सपांशन होगा, इसकी वजह से आसानी से हम तोड़ सकते हैं। अगला आपका वेजिंग। वेजिंग कब करते हैं, जो चट्टानें होती हैं ना, चट्टानों के जो सरफेस में यदि क्रैक डेवलप है, क्रैक है, उस केस में अपन वेजिंग करते हैं। जहाँ क्रैक होता है ना, देखो ये हमारे पास ये लोहे के क्या होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं,
इन पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ हैमर क्या करते हैं, हम ठोक देते हैं, जिससे चट्टानें क्या होती हैं, इनको चट्टानों से स्टोन निकालने में हेल्प मिलती है। देखो हैमर है, ये क्या है आपका हैमर है, और ये पॉइंट है। इन पॉइंट को क्या किए हमने राख के अंदर इनसर्ट कर दिए। क्या किए, राख के अंदर इनसर्ट कर दिए। तो क्वेश्चन आएगा वेजिंग कब करते हैं, जब चट्टानों में क्या होते हैं, क्रैक होते हैं। बस इतना ही याद रखिए आप, क्रैक होते हैं। अगला है आपका ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग उस केस में करते हैं जब चट्टान है आपके, मान लीजिए कोई चट्टान है, नेचुरल राख है, और इसमें कोई क्रैक ही नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, अपन ब्लास्टिंग करते हैं। तो ब्लास्टिंग करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे डीपर हो गया, टैंपिंग बार हो गया, स्क्रैपिंग स्पून हो गया, जंपर हो गया, प्राइमिंग नीडल हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट है, इनके नाम याद रखने हैं। तो ब्लास्टिंग कब करते हैं, जब हमें कोई क्रैक नहीं दिखता चट्टानों में, उस केस में अपन क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं। तो ब्लास्टिंग करने के लिए ब्लास्टिंग का एक पर्पज और होता है। जैसे आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक में क्या होता है कि बैलास्ट का यूज होता है। किसका होता है, बैलास्ट का। आप रोड बनाने जाओगे तो एग्रीगेट आपको चाहिए, तो एग्रीगेट आप कहाँ से पाओगे, हम ब्लास्टिंग करते हैं तो फिर छोटे छोटे स्टोन हमें मिलते हैं, छोटे छोटे पीसेस में स्टोन कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए भी ब्लास्टिंग करते हैं। तो यहाँ पास लिखा हुआ है कि व्हेन हैंड रॉक हैविंग नो फीफर्स और क्रैक्स आर टू ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। मान लीजिए कोई चट्टान है, या चट्टान से बहुत छोटे छोटे पीसेस में क्या चाहिए, स्टोन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि रेलवे में बैलास्ट के फॉर्म में यूज करना है, और रोड के लिए हमें एग्रीगेट के फॉर्म में यूज करना है, तो हम ब्लास्टिंग करते हैं। ब्लास्टिंग करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डीपर, जंपर, प्राइमिंग नीडल, स्क्रैपिंग स्पून, टैंपिंग बार। कुछ भी नहीं करते उसमें, ये आपकी मान लीजिए चट्टान है, चट्टान में क्या करेंगे, होल करेंगे विद द हेल्प ऑफ जंपर, और इसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल डाल देते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल डाल देते हैं। तो कौन कौन से एक्सप्लोजिव मटेरियल होते हैं, कौन कौन से विस्फोटक पदार्थ होते हैं जो जनरली ब्लास्टिंग करने के लिए काम में आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजिव मटेरियल हैं जिनके कंपोजिशन को जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो देखिए, कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोजिव, आप चाहे तो लिख लीजिए, या फिर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लेना, 1 या 2 बार, आपका काम हो जाएगा। तो बहुत जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लोजिव है, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव और कंपोजिशन। ब्लास्टिंग पाउडर या फिर गन पाउडर, क्या बोलते हैं, ब्लास्टिंग पाउडर या फिर गन पाउडर, इसमें 3 होते हैं। एक होता है साल्टपीटर 65%, सल्फर होता है 20%, और चारकोल होता है 20%। ठीक है। अगले टाइप का जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है, ब्लास्टिंग कार्टन या फिर गन कार्टन। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, HNO3, नाइट्रिक एसिड किसके साथ सैचुरेटेड होता है, कॉटन के साथ में। तो कॉटन और नाइट्रिक एसिड को मिला के क्या बनता है, ब्लास्टिंग कार्टन या फिर गन कार्टन। अगला आपका जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है गाइस, डायनामाइट। डायनामाइट में क्या होता है, 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है, 25% सैंडी सॉइल होती है, या फिर अर्दी मिट्टी होती है। तो क्या क्या रहता है डायनामाइट में, 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है, जो कि 25% सैंडी अर्थ या फिर सॉलिड जो होते हैं उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। आपको कैसे ध्यान में रखना है कि डायनामाइट में 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है, 25% सैंडी सॉइल होती है, दैट्स इट। ये डायनामाइट में क्वेश्चन आता है कि भैया डायनामाइट में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लास्टिंग पाउडर में किन किन कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, उनका परसेंटेज बताइए। अगला आपका है कोरडाइट। कोरडाइट में नाइट्रोग्लिसरीन होता है और नाइट्रोसेल्यूलोज होता है। अगला इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजिव मटेरियल है राख के राख। इसमें पोटेशियम क्लोराइड 79% और नाइट्रोबेंजाल 21%। तो 4-5 इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ब्लास्टिंग पाउडर या फिर गन पाउडर, ब्लास्टिंग कार्टन, गन कार्टन और डायनामाइट, ये तीनों क्वेश्चन में आए हुए। तो आप 5 याद रखिए, कोई भी आएगा तो आप टिक करके आ जाएंगे। अब तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, यानी नेचुरल जो राख होती है, नेचुरल राख से हमें स्टोन निकालना है। तो हमारे पाँच तरीके थे। पहला तरीका क्या था, हम खुदाई करके निकाल सकते हैं, या फिर हीटिंग करके निकाल सकते हैं, या फिर वेजिंग करके निकाल सकते हैं, या फिर हम ब्लास्टिंग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। फिर से मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनमें ध्यान में रखने लायक, इनको आप याद रखिएगा। डिगिंग कब करते हैं, जो यदि स्टोन सॉफ्ट है और लो लेवल इन द ग्राउंड में अवेलेबल है, इस केस में अपन डिगिंग करते हैं। हीटिंग कब करते हैं, जब स्टोन एक हॉरिजॉन्टल लेयर में कंसिस्टेड हो, उस केस में क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। वेजिंग में जब क्रैक डेवलप होते हैं, तो उन क्रैक में क्या करते हैं ना, हैमर से जो कुछ लोहा होता है, मान लीजिए लोहे का कुछ ऐसा पिन होता है, उसको उसके अंदर
ठोक देते हैं। ब्लास्टिंग में क्या करते हैं, जंपर पे होल करके वो एक्सप्लोजिव मटेरियल डाल देते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो अपनी नेचुरल राख होती है, तो एक ये आपकी स्ट्रेटिफाइड मान लो राख है, इग्नियस राख थी, इग्नियस राख फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बहुत सारी राख यहाँ बन गई। ठीक है, तो एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ये क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड राख होती है। इनमें जो लोड लगता है ना, कैसे लगता है, 90 डिग्री पे लोड लगता है, 90 डिग्री पे लोड लगता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि इट इज़ द ओरिजिनल बेड प्लेन या फिर पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय स्टोन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन इन सेडिमेंट्री रॉक। द स्टोन शुड बी so placed that the load line at right angle to the natural bed। यदि हम स्टोन को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं एक जगह पे रख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हमको रखना है कि उस पर जो लोड लगे राइट एंगल पे लगे नेचुरल बेड में। ठीक है ना, जो लोड की लाइन होगी तो राइट एंगल पे हो, ऐसा नहीं कि ऐसे लोड लग रहा है, ऐसे कुछ लोड लगना चाहिए 90 डिग्री एंगल पर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जबकि जो आपकी इग्नियस रॉक होती है ना, वो तो अनस्ट्रेटिफाइड होती है यार, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है नेचुरल बेड को समझ पाना कि नेचुरल बेड है कहाँ। जबकि आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है ना, आपको क्लीवेज दिखता है कि वो तो क्या होती है, मैक्सिमम फोलिएटेड रॉक होती है ना। कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक, आपको लेक्चर में बताया था मैंने। तो फोलिएटेड रॉक ऐसी रॉक होती है जिसमें आपको एक डायरेक्शन दिखता है। तो ये आपकी मान ली चट्टान, इसमें आपको एक डायरेक्शन दिख रहा है, वो होता है फोलिएटेड रॉक, कि यहाँ से अपन तोड़ सकते हैं। उसमें भी आपको नेचुरल बेड समझ पाना आसानी होती है। तो नेचुरल बेड कुछ नहीं होता, एक ऐसा सरफेस होता है जिस तरीके से स्टोन आपकी क्या होती है, फिट होती है। अच्छा, ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, आपने नेचुरल रॉक से स्टोन निकाल लिया, अब उस स्टोन से लेके क्या करोगे, आर्चिस में उपयोग में लाओगे, या फिर पाइल्स बनाओगे, या ताजमहल बनाओगे, बताओ। नहीं, उसको हम क्या करेंगे, जिसके रफ सरफेस होते हैं ना, उसको बहुत ही एक अच्छा शेप एंड साइज प्रोवाइड करते हैं, डिफिनिट शेप एंड रेगुलर शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो रफ सरफेस होता है उसकी कटाई छटाई करते हैं और एक अच्छा शेप प्राप्त करते हैं, और उस शेप को यूज करते हैं जहां हमें काम आता है। तो फिर ड्रेसिंग कब करोगे आप, देखो जैसे आपने क्वायरिंग की स्टोन को, क्वायरिंग करने के तुरंत बाद स्टोन क्या होता है, अपना सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, तो ड्रेसिंग करने में बहुत आसानी होती है। तुरंत क्या करते हैं, हम ड्रेसिंग कर देते हैं, फिर कटाई छटाई कर देते हैं जिस शेप एंड साइज में हमको चाहिए होता है। अब क्या होगा, स्टोन में एक, जैसे आपकी स्टोन है, स्टोन का जो सरफेस होता है ना, इसमें एक नेचुरल मॉइस्चर होता है, नेचुरल मॉइस्चर होता है, जो कि स्टोन के जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं उनसे रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद टॉप सरफेस को कुछ इस तरीके से बना देता है कि वेदर का इफेक्ट नहीं होता है। समझिए मेरी कॉन्सेप्ट में क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने क्वेरिंग की स्टोन को, तो स्टोन के सरफेस में एक मॉइस्चर होता है, ठीक है ना, वो मॉइस्चर जो स्टोन के इंग्रेडिएंट होते हैं उनसे रिएक्शन करता है और टॉप सरफेस को कुछ इस तरीके से बना देता है उसमें वेदर का इफेक्ट ना हो। ठीक है, उसे बोलते हैं फिजनिंग। क्या बोलते हैं, फिजनिंग। तो देखो हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग पहले कर लेते हैं कि ये प्रोसेस ना होने पाए, तो हम ड्रेसिंग पहले कर लेंगे, क्योंकि एक ऐसी जो लेयर बन गई है ना जिसपे स्टोन का कोई इफेक्ट, जिसपे वेदर का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, और हम कटाई छटाई करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, तो क्या होगी, लेयर कट जाएगी, इससे अपना नुकसान होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्वायरिंग एंड बिफोर फ्यूजनिंग टू अचीव लेस वेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ड्रेसिंग आफ्टर क्वायरिंग, क्वायरिंग करने को तुरंत बाद करते हैं और फ्यूजनिंग से पहले करते हैं। फ्यूजनिंग से पहले करने के दो रीज़न है। पहला रीज़न कि जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर स्टोन के इंग्रेडिएंट से रिएक्शन करता है और टॉप सरफेस को इस तरीके से बना देता है कि वो वेदर के जो इफेक्ट है उनको रजिस्ट कर पाए। दूसरा ये है कि आप स्टोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, ठीक है ना, तो यदि जो भी कटाई, जो अनवांटेड शेप है उनको आप कटाई छटाई करके वहाँ निकाल दोगे, तो कुल मिला के ट्रांसपोर्टेशन का वेट भी कम होने वाला है। यहाँ से मान लीजिए 100 क्विंटल आपने क्या किया, स्टोन को क्वायरिंग किया, अब आपको इस प्लेसेस पे ले जाना है, तो आप इसको शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर लो ना, जिस शेप एंड साइज में चाहिए, ताकि ये आपका जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में जो ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है स्टोन का वेट कम हो। तो ड्रेसिंग क्यों करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं प्रॉपर शेप एंड साइज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जब उसको हम कहीं काम में लाएं तो प्रॉपर उसमें जॉइंट बन पाए।
अच्छे से उसको अपन यूज कर पाए, चाहे आरचीएफ में यूज करें, कोपिंग में करें, पिलर में करें, कहीं भी करें, अच्छा से उसका अपीयरेंस हो, प्रॉपर बेडिंग हो, इन सभी रीजन से अपन ड्रेसिंग करते हैं। तो फटाफट रिवाइज कर लीजिए इन चीज़ों को आप। तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन आई होप आपको समझ में आया होगा। फिजनिंग क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। तो फिजनिंग भी क्वेश्चन में आ सकता है कि फिजनिंग का मतलब यही होता है कि उसके अंदर एक मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को रिमूव हो जाता है। और रिमूव कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। देखो इसको मैंने थोड़ा सा लिखा भी था, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट गाइज। देखो देखो देखो, ओके। देखो फिजनिंग ऑफ स्टोन, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपका एक क्वेरिंग आपने किया, क्वेरिंग के जस्ट तुरंत बाद स्टोन में क्या होता है, एक तरह का नॉर्मल यानी नेचुरल मॉइस्चर होता है, उसे क्वेरी फैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेरी फैब बोलते हैं। जो इस स्टोन को सॉफ्ट बनाता है, क्या बनाता है? कोमल बनाता है। लोग कहते हैं कि भैया जिस टाइम स्टोन को हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, उस टाइम स्टोन क्या होता है? कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। क्यों होता है? उसके अंदर एक मॉइस्चर होता है, दैट इज कॉल्ड क्वेरी फैब। उसकी वजह से, जो कि नेचुरल होता है, उसे मिलाया नहीं जाता, स्टोन सॉफ्ट एंड वर्केबल होता है। अब जो क्वेरी फैब होता है ना, जो मिनरल होते हैं, क्वेरी फैब क्या है? एक मिनरल सोल्यूशन है जो स्टोन के इंग्रेडिएंट से केमिकली रिएक्शन करता है। केमिकली रिएक्शन करने के बाद कुछ इस तरीके की लेयर बना देता है जो एटमॉस्फेयर में जो वेदर का इफेक्ट होता है उसको रजिस्ट कर पाए। अब आप ड्रेसिंग करोगे तो क्या होगा? निकल जाता है ना, ड्रेसिंग करोगे तो कटाई छटाई हो जाती है, इसलिए फिजनिंग से पहले ड्रेसिंग कर लिया जाता है। सिंपल सी बात है। ये आपका स्टोन है, समझाना चाह रहा हूँ और मेरे मन में फीलिंग आ रही है कि ये आपका स्टोन आपने कुछ इस तरीके से निकाला था। ये जो टॉप सरफेस होती है ना, इसमें एक अच्छी लेयर सी बन जाती है, ठीक है ना। ये जो लेयर क्या बनती है, जो टॉप लेयर होती है ना, ये हार्ड हो जाती है, कंपैक्ट हो जाती है। 6 से 12 महीने का टाइम लगता है कंप्लीट फिजनिंग में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कंप्लीट फिजनिंग आप स्टोन में कितना टाइम लगता है? 6 से 12 महीने का। इन सारे पॉइंट को आप देख लेना, सभी इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं येलो एंड ग्रीन कलर में, तो आप इनको रिवाइज कर लेना। और क्या है, अब क्रैश कोर्स है तो यार मैं बहुत डिटेल में नहीं करवा सकता ना, नहीं आप खुद बोर हो जाओगे। फिर आप क्रैश कोर्स करवा रहे हो, फिर कन्वेंशनल अप्रोच से पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अब ये सब करने के बाद हम स्टोन में कुछ टॉपिक आपके हैं, टेस्ट ऑन स्टोन। स्टोन में कौन कौन से टेस्ट करते हैं? अच्छा गाइस, आप ये बताइए, आपके मन में कोई सवाल आया कभी कि कोई भी मटेरियल किसी भी कंस्ट्रक्शन में यूज करने से पहले उसका टेस्ट हम क्यों करते हैं? देखो, ये स्टोन है, स्टोन को हम कहीं ना कहीं काम में लाएंगे, उस स्टोन पे क्या होगा? लोड आएगा, वेदर का इफेक्ट होगा, ठीक है, ठंड गर्म का इफेक्ट होगा, वर्षा होगी, खुले एटमॉस्फेयर में भी यूज करेंगे, तो कई तरीके के इनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इस स्टोन को, ठीक है। तो क्या पता कि ये स्टोन जितने भी समस्याएं आने वाली हैं, जितने भी तरीके के इफेक्ट आने वाले हैं, वो बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको हम पहले चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं। हमारे पास 2 स्टोन है, तो दोनों स्टोन में कौन सा बेटर है, पहले उनकी ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। जैसे आप मान लीजिए 50 JEE की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट किसी को भी जॉब दे सकती है ना, टेस्ट क्यों करवाती है? टेस्ट इसीलिए करवाती है कि जो एक्चुअल में नीड होती है 50 JEE में, जो एक जूनियर इंजीनियर होते हैं उनके माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए, एक्चुअल में क्या नीड होती है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। तो उन टेस्ट में जो स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं उनको जॉब दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास 2 मान लो स्टोन है, तो इन स्टोनों में हम टेस्ट करेंगे और जो क्वालिफाई होगा उसको कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? कौन कौन से टेस्ट होते हैं? कई सारे टेस्ट होते हैं, एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला टेस्ट है आपका एसिड टेस्ट। कुछ भी नहीं करना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। एसिड टेस्ट में कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, पहले तो पर्पज पता होना चाहिए कि हम क्यों करते हैं एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा स्टोन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंस है कि नहीं है। मान लीजिए चलो आपका ये स्टोन है, इस स्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है कि नहीं है। यदि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा तो वेदरिंग क्वालिटी पुअर होगी, यदि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होगा
वेदरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। कहने का मतलब है यदि स्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो वेदर के इफेक्ट को रजिस्ट नहीं कर पाएगा ढंग के, यदि नहीं होगा तो रजिस्ट कर पाएगा। तो ये चेक करने के लिए करते हैं एफिड टेस्ट। कुछ भी नहीं करना, 50 से 100 ग्राम आप स्टोन ले लेना। 50 से 100 ग्राम स्टोन लेने के बाद एक कप लेना, उस कप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना और स्टोन डाल देना। ठीक है, 5 दिनों तक उसको रखे रहना। क्या करोगे, एक कप लोगे, ठीक है, या फिर एक ग्लास लोगे, उस ग्लास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, 50 से 100 ग्राम आप स्टोन डालोगे, स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े डालोगे और अच्छे से मिला दोगे। ठीक है, हिला दोगे। 5 दिनों तक आप रहने देना। 7 दिन बाद जो स्टोन थे ना, इन स्टोनों को बाहर निकालना और आप देखना कि स्टोन के सरफेस में कोई पाउडर तो नहीं है। स्टोन के जैसे शार्प थे उसी तरीके के देखो जो स्टोन है ना, 7 दिन बाद जब निकालोगे तो क्या देखोगे, स्टोन के सरफेस में कोई पाउडर तो नहीं है। स्टोन के जो एज थे, जो किनारे थे, उसी तरीके से शार्प हैं या फिर टूट गए हैं। यदि स्टोन के सरफेस में पाउडर है और उनके एजेस टूट गए हैं, इसका मतलब क्या है, स्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। यदि उसके शार्प में पाउडर, उनके सरफेस में पाउडर नहीं है, उनके शार्प बराबर जैसे पहले तो वैसे ही हैं, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इसमें नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है मतलब वेदर के इफेक्ट को रजिस्ट कर सकता है। इसलिए अपन करते हैं एसिड टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेसिकली किया जाता है सैंड स्टोन के लिए। किसके लिए, सैंड स्टोन के लिए। तो ये सारी चीज़ें में लिखी हुई हैं, आप चाहो तो रिवाइज कर लो। और इम्पोर्टेंट यही है कि पूछेगा भैया एसिड टेस्ट करने के लिए एसिड टेस्ट क्यों करते हैं, वी वांट टू चेक प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें जो एसिड डाला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2 ही क्वेश्चन बने हैं आज तक। अगला टेस्ट आपका एट्रिफन टेस्ट। एट्रिफन टेस्ट क्यों करते हैं, हम स्टोन हमारा होता है ना, स्टोन जैसे आपके एग्रीगेट हो गए, क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए, बैलाफ्ट हो गया। तो इन एग्रीगेट को, इन बैलाफ्ट को हम क्या करते हैं, रोड में यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक में यूज करते हैं। मान लो एग्रीगेट है तो आप कहाँ यूज करोगे, या फिर बैलाफ्ट तो कहाँ यूज करोगे, रोड में करोगे। तो रोड में बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, क्या चलते हैं, वाहन चलते हैं। व्हीकल की वजह से उसमें वियर एंड टीयर होगा। तो हो सकता है कोई ऐसा स्टोन हो कि जैसे व्हीकल चले वो चूरा चूरा हो जाए, कोई मतलब का नहीं है ना। तो वियर एंड टीयर को चेक करने के लिए एट्रिफन टेस्ट करते हैं। वियर एंड टीयर किसकी वजह से आता है, जो आपके ट्रैफिक लोड होता है उसकी वजह से आता है। वियर एंड टीयर को पता करने के लिए एट्रिफन टेस्ट करते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं करते, एक मशीन होती है डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन। एक क्वेश्चन पूछा गया है वियर एंड टीयर को चेक करने के लिए कौन सी मशीन काम में लाई जाती है, डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन, जिसका जो आपका डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर होता है, लेंथ कितनी होती है 34 सेंटीमीटर होती है। इनको ध्यान में रखना। तो उस मशीन में हम क्या करेंगे, स्टोन लेंगे और 60 mm पीसेस के लेंगे। जो स्टोन की साइज होगी ना 60 mm की रहती है। थोड़ा सा स्टोन लेंगे 5 किलो के आसपास, और उस स्टोन को डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन में डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करेंगे, डालने के बाद 30 राउंड पर मिनट के दर से 5 घंटे तक उसमें क्या होता है, रोटेट होता रहता है। ठीक है ना। जो डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, वो रोटेट होता रहता है। रोटेट हो गया मान लो 5 घंटे तक, उसको हम बाहर निकालेंगे और 1.5 mm की शीप से पास कराते हैं। 1.5 mm की शीप से क्या करते हैं, पास करवाते हैं। फिर समझो हम पढ़ रहे हैं एट्रिफन टेस्ट। एट्रिफन टेस्ट वियर एंड टीयर को चेक करने के लिए किया जाता है। कुछ नहीं करेंगे, स्टोन का सैंपल लेंगे। उस स्टोन की साइज क्या रहती है, 60 mm रहती है। 5 किलो आपने स्टोन ले लिया, कितने ले लिया, 5 किलो आपने स्टोन लिया, मशीन में डाल दिया। किस में डालेंगे, डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन में। वो घूमती रहेगी, 5 घंटे तक घूमेगी 30 राउंड पर मिनट के रेट से। इसके बाद स्टोन को हम निकालेंगे और 1.5 mm की शीप से पास करवाएंगे। तो कुछ ऐसे स्टोन होंगे जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए होंगे। तो ये आपके मान लीजिए शीप है 1.5 mm की, यहाँ से आपने स्टोन पास कराया तो बहुत सारे स्टोन यहाँ क्या होगा, निकल आएगा। ठीक है। तो जिस टाइम आपने सैंपल को डाला था मशीन में, उसका वेट क्या था, W1। ठीक है, उसका वेट क्या था, W1। और अब क्या वेट बचा, जो रिटेन वेट है वो W2। तो W2 माइनस W1 माइनस W2 क्या निकल के आ जाएगा, लाफ इन वेट। वेट में क्या लाफ हुआ, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और परसेंटेज ऑफ वियर एंड टीयर पता चल जाएगा। क्या होता है परसेंटेज ऑफ वियर एंड टीयर, ये होता है आपका लाफ इन वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100। समझ लेते हैं थोड़ा सा फिर से, किसी बच्चे के मन में डाउट होगा।
पहला आपका वेट क्या था W1 जब आपने सिंपल को डाला था। अब डालने के बाद उसको रोटेट किया, फिर 1.5 mm की शेप से आपने पास करवाया, ठीक है। तो इस W1 वाले वेट को मैंने इसमें डाल दिया पूरा का पूरा, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो निकलेगा मटेरियल टूटे फूटे। इनका वेट ले लेंगे, ये मान लो W2 है, तो ये आपका क्या होगा, लाफ इन वेट होगा। जो 1.5 mm की शेप से पास हो जाता है ना, वही आपका क्या होता है, लाफ इन वेट। वेट में कि हमारा क्या लाफ हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको निकाल लो और ऊपर जितना बचे बाद में उसका वेट ले लो, तो पहले वाले में घटा दो, कैसे भी निकाल लो। तो लाफ इन वेट अपन इनिशियल वेट इंटू 100, ये आपका क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वियर, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वियर 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बताएंगे कितने परसेंटेज होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, गुड बिल्डिंग स्टोन की प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तब। तो क्वेश्चन 2 ही पूछा जाता है कि एट्रिफन टेस्ट क्यों करते हैं, वेयर एंड टियर को पता करने के लिए कौन सी मशीन काम में लाई जाती है। डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन, लेंथ होती है उसकी 34 सेंटीमीटर, डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर, दैट्स इट। अगला टेस्ट आपका क्रशिंग या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव टेस्ट क्यों करते हैं स्टोन में, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जो काम में मशीन लाई जाती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन काम में लाई जाती है। कुछ भी नहीं करते हैं, स्टोन लेते हैं, उसका सैंपल बना लेते हैं। सैंपल की साइज होती है 40 mm, 40 mm इंटू 40 mm, और उस सैंपल को 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक पानी में डुबो के रखते हैं। 3 दिन बाद हम क्या करते हैं, यूटीएम मशीन में ले जाते हैं, और ले जाने से पहले उसके सरफेस में क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लाईवुड की 4 mm थिकनेस की कोटिंग कर देते हैं। फिर उस पर लोड अप्लाई करते हैं 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट के रेट से, और हम देखते हैं किस लोड पे हमारा स्टोन फेल हो रहा है, किस लोड पे हमारा स्टोन ब्रेक हो रहा है। तो क्या किए, सबसे पहले आपने क्या किया, 40 mm इंटू 40 mm इंटू 40 mm 5 स्टोन लिए। उस स्टोन को 72 घंटे तक पानी में आपने डुबो के रखा। 72 घंटे तक पानी में डुबोने के बाद आपने यूटीएम मशीन में रख दिया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। रखने से पहले स्टोन में क्या करेंगे, 4 mm थिकनेस की प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर प्लाईवुड की कोटिंग कर देंगे। फिर उस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखेंगे और लोड अप्लाई करेंगे। किस रेट से, 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट के रेट से। हम देखेंगे किस रेट, कितने लोड पे हमारा स्टोन ब्रेक हो रहा है, उस लोड को हम देख लेंगे, और उस स्टोन की क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऐसे 3 स्टोना करते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी स्टोन कैसे निकालते हैं आपको पता हो गया। फ्रीजिंग एंड थॉविंग टेस्ट। फ्रीजिंग एंड थॉविंग टेस्ट में क्या करते हैं, मतलब क्या चेक करने के लिए किया जाता है, हमें चेक करते हैं कि जो अपने स्टोन है उसमें विंड का, हवा का, धूप का, वर्षा का क्या इफेक्ट होने वाला है। हम चाहते हैं जिस स्टोन को हम यूज कर रहे हैं उसमें विंड का, सन रेज का, रेन का कोई इफेक्ट ना हो, तो पहले से हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करोगे, स्टोन का सैंपल लेना, 24 घंटे तक पानी में डुबो के रख देना, 24 घंटे तक पानी में डुबो के रख देना। 24 घंटे बाद स्टोन को पानी से निकालना, और जो फ्रीजिंग मशीन होती है ना, -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप रख देना। फिर उसको निकाल के खुले एटमॉस्फेयर में रख देना, ठीक है। अब निकालने के बाद खुले एटमॉस्फेयर में आपने रख दिया, और उसके बिहेवियर को चेक करना। ऐसे बहुत सारे सैंपल का रिपीट करना बार बार, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें चेंजेस आ रहे हैं मतलब उसमें क्या हो रहा है, उसमें विंड का, सनरेज का, वर्षा का इफेक्ट होने वाला है। फ्रीजिंग का मतलब होता है कूल से रिलेटेड, और थाविंग का मतलब होता है हीट से रिलेटेड। तो पहले 72 घंटे तक पानी में डुबो के रखा, फिर फ्रीज मशीन में रख दिए, फिर खुले एटमॉस्फेयर में रखेंगे, धूप में मिलेगी। तो तीनों कंडीशन को आपने अडॉप्ट कर लिया। इन कंडीशन में कुछ चेंजेस आता है तो ये स्टोन के हम कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए कहीं काम में लाएंगे तो इफेक्ट जरूर आएगा। हम चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग एंड थाविंग टेस्ट। अगला जो आपका टेस्ट है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में कुछ नहीं करते, स्टोन लेते हैं। हार्ड का मतलब क्या होता है, देखो स्ट्रेंथ में क्या होता है, स्ट्रेंथ किसी मशीन की स्ट्रेंथ क्या है, यानी किसी मान लो आप मान के चलो कोई स्टील है, उस स्टील रॉड की स्ट्रेंथ कितनी है,
उसमें हम ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे लोड अप्लाई करते हैं, और जिस लोड पे वो टूट जाता है पे हम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो हार्डनेस का मतलब क्या होता है? हार्डनेस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कार है आपकी, ठीक है ना, आप इंजीनियर, कार है, उस कार से यदि हम नाखून नाखून से अपने जो हाथ होते हैं ना, हाथ के जो नेल होते हैं, उससे स्क्रैच करें, यदि उसमें स्क्रैच नहीं आ रहा है, कोई खरोंच नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जो ग्लास है ना, हार्ड है अगेंस्ट स्क्रैच। तो हार्डनेस का मतलब यही होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच या फिर एब्रेशन। तो फिर क्या करते हैं, जो स्टोन होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप में ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में ले लेते हैं। 25 mm डायमीटर रहता है आपका। 25 mm क्या होती है, उसकी लेंथ होती है। इस तरीके से आप स्टोन ले लेना, इसका वेट ले लेना, ठीक है ना। वेट लेने के बाद डोरी टेस्टिंग मशीन होती है, उसमें डाल देना, और उसमें प्रेशर अप्लाई कर देना 1250 ग्राम का, ठीक है। फिर क्या करोगे, उसमें प्रेशर अप्लाई करोगे, उसमें रोटेशन होगा 28 राउंड पर मिनट के रेट से। फिर रोटेशन आप होने देना, जब 1000 बार रोटेशन हो जाएगा तो उसको निकालना, और उस सैंपल को 1.75 mm सीप से पास करवा देना, 1.7 mm सीप से पास करवाना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्वेश्चन आए हुए हैं कि हार्डनेस टेस्ट करने के लिए आप क्या करना है, स्टोन का सैंपल प्रिपेयर करना जिसका डायमीटर 25 mm और लेंथ 25 mm होगी, डोरी टेस्टिंग मशीन में डाल देना, और उसमें क्या, और रोटेशन अप्लाई करना 28 राउंड पर मिनट के रेट से, 1000 टाइम आप रोटेशन करना। इसके बाद निकाल लेना, निकालने के बाद क्या करोगे, 1.7 mm सीप से पास करवाना, ठीक है ना। इसमें 1.7 mm सीप से पास करवा रहे हैं, जबकि उस बार कितना था, 1.5 mm, दोनों में अंतर ध्यान में रखना, पास करवाना। तो फिर क्या होगा, जितना भी आपका मटेरियल क्या होगा, पास हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाफ इन वेट में। तो कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालने का जो फार्मूला होता है 20 माइनस इन वेट, इसमें होगा ग्राम में होगा, अपॉन 3 ऑफ वेट इन ग्राम, लाफ ऑफ वेट इन ग्राम अपॉन 3। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन गए हैं आपके एग्जाम में। तो गाइज क्या क्या ध्यान में रखोगे कि हार्डनेस टेस्ट करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन और स्क्रैच को पता करने के लिए, किस में करते हैं, डोरी टेस्टिंग मशीन में करते हैं, और करने के बाद जो सैंपल होता है ना, उस सैंपल को हम क्या करते हैं, सीप से चालते हैं, और सीप की साइज होती है 1.7 mm, ठीक है। फिर पास करवाते हो ना, फिर फार्मूला अपने पास होता है 20 माइनस लाफ इन वेट, लाफ ऑफ वेट इन ग्राम अपॉन 3। इनको ध्यान में रखिएगा। अगला टेस्ट आपका इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, यानी कोई स्टोन है क्या वो सडन लोड को रजिस्ट कर पाएगा, फॉर डिटरमाइनिंग द टफनेस ऑफ स्टोन। टफनेस क्या होता है कि सडन लोड को रजिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इम्पैक्ट टेस्ट क्यों करते हैं, टफनेस ऑफ स्टोन, स्टोन के टफनेस को पता करने के लिए। टफनेस का मतलब यह है कि जिसमें अचानक से कोई लोड आ गया 1000 कुंटल का, तो क्या रजिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ है इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है। इम्पैक्ट टेस्ट में भी जो मशीन काम में आती होती है कास्ट आयरन एविल ऑफ मशीन, कास्ट आयरन एविल ऑफ मशीन। ये मशीनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सिलेंडर का डायमीटर वैसे ही होता है, जो आपका स्टोन होगा ना वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जिसका डायमीटर 25 mm होता है, हाइट 25 mm होती है। आप क्या करना ना, कास्ट आयरन एविल मशीन में डाल देना। इसके बाद क्या करोगे, उसमें आप ये मान के चलो मशीन है, आपने यहाँ सैंपल डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास हैमर होता है जिसका वजन 2 किलो होता है, कितना होता है, किलो यानी 20 न्यूटन होता है। आप पहले 1 सेंटीमीटर ऊपर से गिराना, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, और जिस हैमर पर ये आपका जो स्टोन है ना ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यानी क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हाइट से आपने 20 किलो न्यूटन का लोड लगाया, तो क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो जितने जितने नंबर आप क्या होंगे, ब्लोज होंगे ना, वही स्टोन की टफनेस होता है, वही स्टोन की क्या होती है, टफनेस होती है। समझ में आ रही बातें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं आ रही ना। हाइट ऑफ फर्स्ट ब्लोज 1 सेंटीमीटर, दैट ऑफ सेकंड ब्लो 2 सेंटीमीटर, दैट ऑफ थर्ड ब्लो 3 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। ब्लो एट विच स्पेसिमेन ब्रेक इज नोटेड इफ इट इज nth ब्लो, एंड रिप्रेजेंट द टफनेस ऑफ इंडेक्स।
समझाते हैं हम आपको, कुछ भी नहीं। ये आपका स्टोन है, ठीक है, जिसका डायमीटर 25 mm है और हाइट कितनी है बेटा, 25 है। ठीक, अब इस पेपर को आप कास्ट आयरन एल्यूमिनियम में रख देना। कास्ट आयरन एल्यूमिनियम आप मफिल में रखना और उस पर लोड अप्लाई करना। आपके पास हैमर होगा, उस हैमर को पहले 1 सेंटीमीटर ऊपर से गिराना, फिर 2 सेंटीमीटर ऊपर से गिराना, फिर 3 सेंटीमीटर ऊपर से गिराना। मान के चलो कि 3 सेंटीमीटर ऊपर से आपने हैमर को गिराया, तो क्या हुआ, आपका स्टोन ब्रेक हो गया, तो टफनेस ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मान लो 17 सेंटीमीटर आपने ऊपर से गिराया, तो टफनेस ऑफ और स्टोन आपका ब्रेक हो गया, तो टफनेस ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मान लो 50 में गिराया और आपका स्टोन ब्रेक हुआ, तो टफनेस ऑफ स्टोन क्या होगा, 50 होगा। समझ में आ रही बातें? तो यदि टफनेस 19 से ज़्यादा है, किससे, 19 से ज़्यादा है, इसका मतलब स्टोन क्या है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, 19 से ज़्यादा है तो उसको गुड बिल्डिंग स्टोन हम कहेंगे। ये 13 से 19 के बीच में तो मॉडरेट टफनेस कहेंगे, और 13 से कम है, इसका मतलब हम कहेंगे भैया वो टफ नहीं है, वो फडल लोड को रजिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको आप यूज मत करो। ठीक है, तो टफनेस का जो हम एक टेस्ट पढ़ रहे थे ना, इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है टू डिटरमाइन टफनेस ऑफ स्टोन। और टफनेस का मतलब होता है कि फडल लोड को रजिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर से हम गिरा रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऊपर से, तो फडल लोड है, अचानक से लोड आ रहा है। अगला टेस्ट आपका होता है स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट क्यों करते हैं, हम चाहते हैं कि जिस स्टोन को हम यूज कर रहे हैं वो स्टोन काफ़ी अच्छा हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि मान को चलो 50 साल तक के लिए काम में ला रहे हैं, तो 50 साल तक अपने अच्छे सेवा देता रहे हो, ऐसा नहीं कि बीच में ख़राब हो जाए। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन को चेक करने के लिए क्या करोगे आप, स्मिथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि मान लो स्टोन है, स्टोन में कोई फेल्यूबल मैटर है, यदि फेल्यूबल मैटर होगा तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ फेल्यूबल मैटर इन अ सैंपल ऑफ स्टोन, फेल्यूबल मैटर के प्रेजेंस को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, स्मिथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा टेस्ट करते हैं, स्मिथ टेस्ट करते हैं। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, आप स्टोन को छोटे छोटे आप शेप कर लेना, छोटे छोटे पीसेस बना लेना, चिप्स में कन्वर्ट कर लेना, और एक गिलास लेना, उसमें अपना जो वाटर रहेगा ना, बहुत ही क्लीन वाटर रखना, बहुत क्लीन मान लो इसके अंदर। अब देखो क्या करोगे आप, ये अब बहुत क्लीन वाटर है, ठीक है ना, तो बहुत क्लीन वाटर है, क्लीन वाटर है। आपने क्या किया, बहुत सारे स्टोन के सैंपल इसमें डाल दिए, स्टोन के सैंपल आपने डाल दिए, ए सैंपल आपने डाल दिए। ठीक है, अब क्या करोगे, सैंपल आपने डाल दिए, तो मान के चलो 1 या 2 घंटे बाद आप क्या करना है, इसको देखना कि पानी पूरा क्लीन है कि नहीं है। मान लो पूरा पानी क्लीन नहीं है, तो इस स्टोन में कोई ना कोई फेल्यूबल मैटर रहा होगा, जो पानी में क्या होगा, घुल गया होगा, पानी में घुल गया होगा। ये पानी आपको गंदा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, पानी में कोई ना कोई फेल्यूबल मैटर घुला है, और वो किससे निकल के घुला है, स्टोन से निकल के घुला है। तो स्टोन क्या होगा ना, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे चेक करते हैं जी, ऐसे ही चेक करते हैं। इफ़ वाटर रिमेन्स क्लियर स्टोन विल बी ड्यूरेबल एंड फ्री फ्रॉम एनी फेल्यूबल मैटर। वाटर आपका क्लियर है, बढ़िया डिस्टिल्ड वाटर ही दिख रहा है, क्लीन वाटर है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, कोई फेल्यूबल मैटर ही नहीं है। और मान के चलो अर्दी मैटर है, अर्दी मैटर होगा तो पानी क्या होगा, डर्टी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा, स्मिथ टेस्ट क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ फेल्यूबल मैटर, और इसलिए चेक करते हैं ताकि स्टोन की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी हो। तो इतना जो प्रवचन बताए हैं ना, वो तो सब याद रहेगा नहीं, हमें पता है। तो क्या याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो मैंने टेबल बनाई है, और इसको थोड़ा सा आप देख लो, इनको आप अच्छे से देख लो, अपनी नज़रों से देख लो, बाज की नज़र से देखो, या फिर जिस नज़र से देखना है देख लो। ठीक है, देखो पहला आपका कॉलम है नेम, पहले आप बना लेना सीरियल नंबर। पेन लिखा हूँ, राइटिंग कम आई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। सीरियल नंबर, कौन कौन से टेस्ट के नेम हैं, पर्पज़ क्या है, और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से उपयोग में लाए गए हैं। पहला आपका एसिड टेस्ट है, एसिड टेस्ट करते हैं वेदरिंग का इफेक्ट पता करने के लिए, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस को पता करने के लिए
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है एट्रिफन टेस्ट में वियर एंड टियर को पता करने के लिए, ठीक है ना। इसके लिए जो मशीन काम में लाई जाती है डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है। कंप्रेसिव में क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को पता करने के लिए जिसमें ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया जाता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन काम में आती है। हार्डनेस टेस्ट, मतलब वो स्टोन हार्ड है कि नहीं है, स्क्रैच और एब्रेशन के अगेंस्ट उसके कुछ औकात है कि नहीं है, डोरी टेस्टिंग मशीन। इम्पैक्ट टेस्ट, पडल लोड को रजिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। टफनेस ऑफ स्टोन को चेक करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, जो मशीन काम में आती है कास्ट आयरन एनविल। और स्मिथ टेस्ट में टूनो फेल्यूबल मैटर, कौन फेल्यूबल मैटर उसमें है कि नहीं है, फेल्यूबल मैटर होगा तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी, इसके लिए क्लीन वाटर काम में लाते हैं। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल याद रख लो काम हो जाएगा, ठीक है। एक टेबल आप याद रख लो काम हो जाएगा। बना लेना यार, चार्ट बना के लिख लेना इस चीज़ को। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ जाएगा आपके पास, करवा देंगे अभी आप जब करवाएंगे ना इस चैप्टर का तो करवा देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस बराबर होता है 20 माइनस लाफ इन वेट, इसमें ग्राम में अपान 3। फार्मूला रट्टा मान लो काम में आएगा। अब इसके अलावा जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, जस्ट मिनट।